बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम को। बोहर्स का एटॉमिक मॉडल क्या होता है और ये मॉडल रदरफोर्ड मॉडल के जो ड्रॉबैक हैं उनको ओवरकम करने के लिए बोहर्स ने बनाया। बोहर ने रदरफोर्ड मॉडल के कुछ पॉइंट्स को एज इट इज लिया और कुछ में मॉडिफिकेशन किया, कुछ चेंजेस लाए और उन चेंजेस को हम एजम्पशंस कहते हैं। क्या बोलते हैं? एजम्पशन बोलते हैं। किसके? बोहर्स के एजम्पशन, जिसे हम पोस्टलेट के फॉर्म में पढ़ेंगे और वन बाय वन हेडिंग लगा के एक एक पोस्टलेट को इन डिटेल समझेंगे कि उस पोस्टलेट का क्या मतलब होता है। तो बच्चों पहले हेडिंग लगा लीजिए, बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम। ऑफ एन एटम, तो बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम या बोहर्स एटॉमिक मॉडल ऑफ एन एटम ये लिख लेंगे। तो ये होता क्या है? ये होता है बच्चों बोहर्स मेड फॉलोइंग एजम्पशन। एक लाइन ऐसे लिख दीजिए जिससे ये पता चले कि ये जो बोहर मॉडल है वो कर क्या रहा है एक्चुअली। बोहर मेड फॉलोइंग एजम्पशन, फॉलोइंग एजम्पशंस, एजम्पशन, फॉलोइंग एजम्पशंस टू ओवरकम द ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। जो रदरफोर्ड मॉडल है उसके जो ड्रॉबैक हैं उनको क्या करना है? ओवरकम करने के लिए बोहर ने कुछ एजम्पशंस प्रेडिक्ट किए हैं। उन्हीं एजम्पशन को हम लोग क्या बोलते हैं? हम पोस्टलेट बोलते हैं। पोस्टलेट के फॉर्म में पढ़ेंगे। ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, मॉडल ऑफ एन एटम, ऑफ एन एटम। ठीक है बच्चों, ये लिख लिया। अब हेडिंग लगाएंगे पोस्टलेट। क्या है पोस्टलेट्स? तो पोस्टलेट में फर्स्ट पोस्टलेट क्या है? पोस्टलेट फर्स्ट। जो फर्स्ट पोस्टलेट है वो तो बोहर ने रदरफोर्ड मॉडल से एज इट इज लिया। क्या लिया? कि जो एटम होता है उस एटम के अंदर एक छोटा सा पार्ट होता है जिसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं। उस छोटे से पार्ट में, एटम के अंदर उस छोटे से पार्ट में एटम का पूरा मास और पूरा चार्ज कैसा? पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेट रहता है, उसे न्यूक्लियस कहते हैं। तो लिखना कैसे होता है? लिखना आपको बच्चों ये है होल मास एंड पॉजिटिव चार्ज। इसके आगे लिख लीजिए द होल मास एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम are supposed to be concentrated in a small region are called nucleus। उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। उस छोटे से पार्ट में एटम के अंदर जहां पर एटम का पूरा मास और पूरा पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेट होता है। तो कैसे बनाते हो? जैसे ये मैंने एक एटम बना दिया, ये एटम है, ठीक है। इस एटम के अंदर यहां पर न्यूक्लियस है, ठीक है। ये हमारे पास क्या? न्यूक्लियस है। इसको मैं न्यूक्लियस लिख देता हूं, ये न्यूक्लियस है। और बच्चों ये जो बाहर है ये क्या चीज है? ये एटम है। तो आपको देख के लग रहा होगा कि सारा मास कहां है? सारा मास, सारा पॉजिटिव चार्ज यहीं पे है। कहां पे है? न्यूक्लियस में है। तो ये जो पार्ट है ये तो खाली है। तो इस स्टेटमेंट का मतलब यही है। क्या मतलब है? दैट इज मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एन एटम, मोस्ट ऑफ द स्पेस in an atom is empty। ये बात तो रदरफोर्ड ने भी कही थी कि एटम के अंदर छोटा सा पार्ट है, छोटा सा रीजन है जहां पर सारा का सारा मास, सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज क्या है? कंसंट्रेट है। बाकी का जो स्पेस है वो एम्प्टी है। इसका तो यही मतलब निकल के आ रहा है। इस पूरे का मतलब ये है, इस पूरे का मतलब क्या निकल के आएगा? इसका मतलब ये निकल के आने वाला है कि जो साइज ऑफ न्यूक्लियस है
वो एक्सट्रीमली स्मॉल है एज कंपेयर टू एटम। आप ले सकते हो दैट इज साइज ऑफ न्यूक्लियस इज एक्सट्रीमली स्मॉल। और कितना होता है बच्चों? ये होता है 10⁻⁻14 मीटर टू 10⁻⁻15 मीटर होता है। ये जो साइज की बात हो रही है ना, साइज ऑफ न्यूक्लियस इज एक्सट्रीमली स्मॉल, इतना होता है। साइज का मतलब डायमीटर है, इस न्यूक्लियस का डायमीटर इतना है एज कंपेयर टू साइज ऑफ एन एटम। एटम का बच्चों साइज क्या होता है? जो ये है इसका साइज कितना होता है? इसका साइज बच्चों होता है 10⁻⁻10 मीटर की ऑर्डर का होता है। तो इसका साइज ज्यादा है, इसका साइज कम है, वो आपको समझ में आ गया। फर्स्ट पॉस्टुलेट यही बताता है और यही चीजें रदरफोर्ड मॉडल में भी मिली थी, लेकिन उसमें जो मेन ड्रॉबैक्स थे वो अब रिमूव होने वाले हैं। वो बोहर्स ने सेकेंड पॉस्टुलेट में बताया। पॉस्टुलेट सेकेंड, जो पॉस्टुलेट है वो सेकेंड नंबर क्या है? जो सेकेंड पॉस्टुलेट है बच्चों वो क्या है? वो ये है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कहां करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कहां करता है? क्योंकि रदरफोर्ड ने तो ये बताया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते समय अपनी एनर्जी को रेडिएट करता है, ऐसा नहीं है। रदरफोर्ड मॉडल में ये ड्रॉबैक था, उसको ओवरकम कर दिया बोहर ने। क्या बताया? इलेक्ट्रॉन जब भी किसी स्टेबल ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो एनर्जी को ना गेन करेगा ना लॉस करेगा। इसका मतलब वो जो बात बता रहे थे रदरफोर्ड, वो चीज यहां पर खत्म हो जाती है। अब जब भी इलेक्ट्रॉन किसी भी स्टेबल ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा अराउंड द न्यूक्लियस, तो वो विदाउट गेनिंग और लॉसिंग ऑफ एनर्जी होगा। तो लिखना कैसे है? एन इलेक्ट्रॉन revolve around the nucleus, revolves around the nucleus in a certain stable orbits। कहाँ रिवॉल्व करेगा इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है। सब में नहीं, कैसे कर रहा है? सर्टेन ऑर्बिट्स होती हैं। सबका मतलब क्या है कि बनाना कैसे है। ठीक है, सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है विदाउट गेनिंग और लॉसिंग ऑफ एनर्जी। These stable orbits are called एनर्जी लेबल्स। क्या बोलते हैं इनको? एनर्जी लेबल्स बोलते हैं। एनर्जी लेबल्स, इन्हीं एनर्जी लेबल्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस। नंबर ऑफ एनर्जी लेबल्स होते हैं, ढेर सारे होते हैं, ये कहना चाह रहा था कि नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स होते हैं, उन्हीं में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। अब कंडीशन इसके बाद दूसरी आने वाली है कि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है तो किस तरह के एनर्जी लेवल में रिवॉल्व करेगा, कि उसके साथ कुछ कनेक्टिविटी कैसी होगी, वो थर्ड पॉस्टुलेट में आपको पता चलेगा। तो सेकंड पॉस्टुलेट केवल ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन जब भी किसी सर्टेन एनर्जी लेवल्स में, किसी भी एनर्जी लेवल में रिवॉल्व करेगा अराउंड द न्यूक्लियस, तब वो किसी तरह से भी एनर्जी को गेन या लॉस नहीं करेगा। बच्चों बात करते हैं थर्ड पॉस्टुलेट की। पॉस्टुलेट थर्ड, पॉस्टुलेट जो थर्ड है वो क्या है? थर्ड पॉस्टुलेट ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कहां करता है, किस, जब इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी ऑर्बिट में या सर्टेन ऑर्बिट में, स्टेबल ऑर्बिट में एनर्जी लेवल्स में रिवॉल्व करेगा तो इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कनेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन के साथ क्या जुड़ा होगा, वो वर्ड आपको समझना है। एन
electron revolve around the nucleus, an electron revolve around the nucleus. An electron revolves around the nucleus in a certain energy levels. In a certain energy levels, मैंने लिख दिया certain energy levels for which, जिनके लिए क्या होना चाहिए, for which, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, for which angular momentum of electron, क्या होना चाहिए, for which angular momentum of electron is integral multiple of h upon 2 पाई. क्या होता है, इलेक्ट्रॉन उन्हीं सर्टेन ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है जिसके लिए इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है. मतलब आपको ये लिखना है, दैट इज एंगुलर मोमेंटम जो होता है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन L इज इक्वल टू mvr, ये होना चाहिए NH अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल. बच्चों ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन. क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन फॉर एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन. इतना भी कह देंगे तब भी बात आपको समझ में आ जाएगी कि बोहर कंडीशन क्या होती है. बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या होती है, ये होती है mvr इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई. जैसे आपसे कोई पूछ ले कि फर्स्ट एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, किससे पूछ रहेगा, आपसे पूछा जाएगा फर्स्ट एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कितना होता है. तो आप क्या बोलोगे, फर्स्ट का मतलब n की वैल्यू 1, तो यहां से 1 रख दोगे तो h अपॉन 2 पाई आ जाएगा. अगर सेकेंड एनर्जी लेवल में पूछेगा इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम, तो यहाँ 2 रखोगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो h अपॉन पाई आ जाएगा. याद रखेंगे. n बच्चों क्या होता है, n को बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. n क्या चीज है, यहां लिख लीजिए, वेयर n इज इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. तो n की वैल्यू बच्चों होती है 1 2 3 डॉट डॉट ऐसे करते जाएंगे. ठीक, तो आपको मैंने बताया ना, क्वेश्चन यहां से बनता है कि फर्स्ट एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कितना है, तो आप लिखोगे, यहां 1 लिखोगे तो h अपॉन 2 पाई, सेकेंड में लिखोगे तो h अपॉन सिर्फ पाई आएगा, थर्ड एनर्जी लेवल में होगा तो 3h अपॉन 2 पाई आएगा. इस तरह से आप 3 पॉस्टलेट को समझ पाए. फोर्थ पॉस्टलेट इंपॉर्टेंट है, उसकी बात करते हैं. पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं फोर्थ पॉस्टलेट की. तो फोर्थ पॉस्टलेट क्या है बच्चों, वो देखिए. फोर्थ पॉस्टलेट में आपको यह समझना है कि जब इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर एनर्जी ऑर्बिट से लो एनर्जी ऑर्बिट में आता है तब क्या होता है, और जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट में जाएगा तब क्या होता है, वो चीज आपको लिखनी है. तो पॉस्टलेट 4 लिखना है. पॉस्टलेट 4 पॉस्टलेट कहता है कि एन इलेक्ट्रॉन कैन लगाया, कैन का मतलब समझना है. एन इलेक्ट्रॉन कैन इमिट, पहले इमिट की बात करेंगे, कैन इमिट और एब्जॉर्ब
रेडिएशन, रेडिएशन कह लीजिए या एनर्जी कह लीजिए, एनर्जी। एन इलेक्ट्रॉन कैन एमिट आर एब्जॉर्ब, पहले मैंने एमिट लिखा फिर एब्जॉर्ब लिखा। एन इलेक्ट्रॉन कैन एमिट आर एब्जॉर्ब रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट पैकेट्स। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन किसी भी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, किसी भी एनर्जी को इमिट कर देगा, नहीं। डिस्क्रीट पैकेट्स, डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी, डिस्क्रीट पैकेट, जो डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी है उनको हम फोटॉन बोलते हैं। तो क्या बोला गया, एन इलेक्ट्रॉन कैन एमिट और एब्जॉर्ब रेडिएशन और एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट पैकेट कॉल्ड फोटॉन। क्या बोलते हैं उसको, कॉल्ड फोटॉन। ओनली व्हेन, इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। देखो ओनली व्हेन, तो मैं यहां लिख रहा हूं ओनली व्हेन, ओनली व्हेन इमिट की बात है तो जंप करने की बात करेंगे। कहां से, हायर से लोअर की। ओनली व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल OR। अब बात करते हैं इसकी, किसकी, एब्जॉर्ब की। ये तो बात हो गई ओनली व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, तब इमिट करने की बात आएगी। जब आप बात करते हो एब्जॉर्ब की, और इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लोअर एनर्जी ऑर्बिट, लोअर एनर्जी लेवल या ऑर्बिट लिख लीजिए, लोअर एनर्जी लेवल लिखिए या फिर ऑर्बिट लिखिए, टू हायर एनर्जी ऑर्बिट। अब इसको फिगर से देखिए कैसे, जैसे ये आपके पास न्यूक्लियस है, इस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है और टोटल मास है एटम का। तो ये आपने एटम बना दिया। एटम में बहुत सारे एनर्जी लेवल्स होते हैं, तो जरा ध्यान देना, जो ये एनर्जी लेवल बनाओगे इन पे थोड़ा थोड़ा गैप बढ़ना चाहिए। पहले आप यहां बनाओगे, अगली बार थोड़ा सा और दूर बनाओगे, क्योंकि इन एनर्जी लेवल्स में जो स्पेसिंग है वो बढ़ती जानी चाहिए। और कैसे बढ़नी है, जब थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम पढ़ रहे होंगे ना, वहां पे आपको ये कंसेप्ट समझ में आएगा कि जो ये स्पेसिंग बिटवीन द एनर्जी लेवल्स है वो सेम नहीं होती है। वो क्या होती है, इंक्रीज करती है। कैसे इंक्रीज करती है वो मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। देखो R1 रेशियो R2 रेशियो R3, जो एनर्जी लेवल के बीच में स्पेसिंग है, ठीक है, वो कैसी होती है, 1 रेशियो 4 रेशियो 9 रेशियो 25, इस रेशियो में चलता है। क्यों, क्योंकि ये आपको पता होता है बच्चों, R प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर होता है। तो इस बेसिस पर जो ये आप बनाते हो, तो ये स्पेसिंग आपको बड़ा करते हुए जाना है। तो मैंने तो यहां पर एक ये दिखाया और एक ये दिखाया, तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने कम ज्यादा कर रखा है। तो यहां पर क्या है, ये मैं मान लेता हूं ये एनर्जी लेवल आपके पास फर्स्ट है, ये एनर्जी लेवल सेकंड है, ये एनर्जी लेवल थर्ड है। कोई इलेक्ट्रॉन है जो यहां से आना चाहता है इस एनर्जी लेवल में, कहां पर, इस एनर्जी लेवल से सीधे आना चाहता है यहां पर, ठीक है। आएगा कैसे, बाय इमिटिंग, क्योंकि हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जब इलेक्ट्रॉन आता है तो एनर्जी इमिट करता है। तो बाय इमिटिंग एनर्जी, और एनर्जी इमिट कैसे करेगा, hν के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, फोटॉन के फॉर्म में। फोटॉन के फॉर्म में एनर्जी इमिट कर देगा और वो हाई एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आ जाएगा। यहां से आया है, इसका मतलब ये है EI इस जगह पे, और यहां पे आया है तो ये हो जाएगा EF, फाइनल एनर्जी आ गई। तो इन दोनों एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर एनर्जी इमिट होगी, रेडिएट होगी, तभी इलेक्ट्रॉन इस लेवल से इस लेवल में आएगा। इसका मतलब यहां मुझे लिखना चाहिए ये कि E इनिशियल माइनस E फाइनल,
इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों एच न्यू, क्या आएगा, एच न्यू आएगा। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है, और एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है। ई आई माइनस ई एफ क्या है, ये है एनर्जी डिफरेंस, इन दोनों एनर्जी लेवल के बीच का डिफरेंस है। इसको मैं डेल्टा ई लिख लूं तो यहां से एच न्यू आ जाएगा, यहां से मैं न्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन एच, ये रख करके मैं यहां से न्यू निकाल सकता हूं कि किस फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन निकला हुआ है। डेल्टा ई कैसे निकालूंगा, क्योंकि मुझे हर एनर्जी लेवल की एनर्जी पता होती है। जब आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को स्टडी करोगे तो आपको फर्स्ट एनर्जी लेवल मतलब ग्राउंड एनर्जी लेवल का, फिर उसके बाद के एनर्जी लेवल का, उसके बाद एनर्जी लेवल जो भी आएंगे, क्योंकि किसी एटम में बहुत सारे एनर्जी लेवल्स होते हैं और बेसिकली हमको हाइड्रोजन के बारे में स्टडी करनी है। तो हाइड्रोजन एटम के अंदर बहुत सारे एनर्जी लेवल्स हैं। उन सारे एनर्जी लेवल्स को जब हम समझ लेंगे तो पहले को बोलते हैं ग्राउंड, बाकी के सब होते हैं एक्साइटेड स्टेट, और सबसे लास्ट वाला एक होता है आयनाइजेशन स्टेट। तो जब स्टेट पता हो जाएंगी तो उनके एनर्जी लेवल्स पता हो जाएंगे। तो आप यहां पे ये देख लोगे कि इन एनर्जी लेवल में डिफरेंस करके एनर्जी निकाल लोगे, एच से डिवाइड कर दोगे, तो वहां से फ्रीक्वेंसी ऑफ जो रेडिएशन निकालना उसकी फ्रीक्वेंसी आपको मालूम चल जाएगी। तो इसको कहते क्या हो, जो ये रिलेशन आया है इसको बोलते हैं आप फ्रीक्वेंसी कंडीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी कंडीशन। फ्रीक्वेंसी कंडीशन, ये बोहर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन है। मैंने कंडीशन लिख दी, आप बोहर्स ऐड कर लोगे। कौन सी कंडीशन है, बोहर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन है। इसके पहले जो बताया था बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन थी, और ये बोहर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन है। एच की वैल्यू क्या होती है, वेयर एच इक्वल टू क्या होता है, एच इक्वल टू बच्चों होता है प्लैंक कांस्टेंट। क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू होती है कितनी, 6.6 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड होती है। क्या होती है, जूल सेकेंड होती है। तो ये आपको याद रखना है बच्चों। ये था जो मैंने सारे डिस्कशन आपके साथ पॉइंट वाइज किया है। ये पोस्टलेट है बोहर्स एटॉमिक मॉडल ऑफ एन एटम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बोर्ड में ये पूछा जाने वाला, मैक्सिमम टाइम पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में लोग बात करेंगे जहां पर हमारा डिस्कशन होगा रेडियाई, स्टेबल ऑर्बिट में रेडियाई क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में क्या, थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम।